चरण के लिए आज से मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और प्रदेश की 12 सीटों पर होगा नामांकन। बता दें कि दूसरा चरण 26 अप्रैल को होना है, जिसमें ये जिले शामिल है राजस्थान की। लेकिन पहले चरण के लिए मतदान शुरू 19 अप्रैल को होना है चुनाव, और उसके लिए आज ही 12 जिलों के लिए, पहले चरण में 12 जिले और दूसरे चरण में 13 जिले हैं शामिल। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की पहली जहां पे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, पहला इलेक्शन डेट है वो है 19 अप्रैल। और राजस्थान की 25 सीटें हैं, 25 सीटों में से 12 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा और उसके लिए नामांकन प्रक्रिया आज से हो जाएगी शुरू। लेकिन अब आपको बता दें कि पहले चरण में भरतपुर है, जयपुर शहर है, सीकर है, अलवर है, जयपुर ग्रामीण है, करौली, धौलपुर है और श्रीगंगानगर के साथ बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, दौसा भी है। यही वो जिले हैं जिसमें पहले चरण में मतदान होगा, भरतपुर। और मैंने बताया, और साथ ही ये भी देखना है क्योंकि अभी 25 के 25 सीटों पर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उनके उम्मीदवार अभी नहीं उतरे हैं। कांग्रेस की तरफ से 15 सीटें बाकी हैं, बीजेपी की तरफ से 10 सीटें बाकी हैं। देखना है कि उम्मीदवारों का चयन कब तक होता है। और दूसरी बात यह कि नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। जो समय है वो सुबह 11 बजे से 3 बजे तक आप नामांकन प्रक्रिया दाखिल कर सकते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता श्रीगंगानगर से अशोक जुड़े हैं। अशोक, पहले चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू, क्या है तैयारी? देखिए श्रुति, श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के 12 लोकसभा सीटों पर आम लोकसभा चुनावों के पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को होने जा रहे चुनावों को लेकर आज जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा ठीक 11 बजे नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र जमा कराने की प्रक्रिया की भी शुरुआत की जाएगी, जो 27 मार्च दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। आज ठीक 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस में इन 4 घंटों के दौरान नामांकन पत्र जमा कराए जा सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर अभी तक ना तो भाजपा ने और न ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा अपने प्रत्याशी देवकरण नायक को तो चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, लेकिन जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। और उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही कल या आजकल में ही जल्द ही दोनों पार्टियों के द्वारा अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग की बात की जाए तो श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा अशोक तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, नामांकन की प्रक्रिया शुरू पहले चरण के लिए। बड़ी खबर आपको बीकानेर से बताते चले, बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल का चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। रूड़करसर में किसानों के साथ फसल भी काटी है। ये तस्वीरें आपको अर्जुन राम मेघवाल की दिखा रहे हैं। फसल काटते हुए, सरसों की ये फसल है, काटते हुए आपको किसानों के साथ अर्जुन राम मेघवाल दिखाई पड़ रहे हैं। किसानों को पीएम मोदी की जो फसल बीमा योजना है उसकी जानकारी भी दी है अर्जुन राम मेघवाल ने। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा भी साथ में मौजूद रहे हैं। तो चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। और दिल्ली से आपको बड़ी खबर इस बीच बताते चलें कि आज होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक, जिसमें कांग्रेस की बची हुई, राजस्थान की बची हुई 15 सीटों को लेकर मंथन होगा और उसके बाद संभवतः आज ही राजस्थान की बची हुई 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकेगा। कल राजस्थान के कैंडिडेट के नाम पर फैसला नहीं हो सका था। कल सीईसी की बैठक जरूर हुई थी, लेकिन तेलंगाना राज्य पर ही संभवतः उस बैठक में चर्चा ज्यादा हो सकी। समय बीत गया, इसलिए राजस्थान की बची हुई सीटों पर चर्चा नहीं हो पाई और इसीलिए राजस्थान को लेकर आज सीईसी स्थगित कल हो गई थी। लेकिन 15 जो सीटें हैं उसको लेकर सीईसी की बैठक आज फिर से होगी। 15 सीटों के प्रत्याशियों पर मंथन होगा। अभी आज पोस्टपोन्ड होगी। कब होगी सर ये? अब ये तो वो बताएंगे तब। नहीं, अभी आज पोस्टपोन्ड होगी। कब होगी सर ये? अब ये तो वो बताएंगे तब। नहीं, अभी आज पोस्टपोन्ड होगी। कब होगी सर ये? अब ये तो वो बताएंगे तब।
और इस बीच जयपुर से भी बड़ी खबर आपको बताते चले कि 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रहेंगे। 10 बजे झुंझुनू पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल उदयपुर और जोधपुर के दौरे पे थे और उस क्रम में आगे बढ़ते हुए 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर, सीकर, झुंझुनू क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे और साथ ही 11 बजे कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। फिर दोपहर 2 बजे चूरू पहुंचेंगे। ये पूरा कार्यक्रम हम आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बता रहे हैं। क्लस्टर में बैठक में शामिल होने के बाद 2 बजे चूरू पहुंचेंगे। फिर बीजेपी की क्लस्टर और कोर कमेटी की भी बैठक वहां पर लेंगे। चूरू, श्रीगंगानगर और बीकानेर के पदाधिकारी भी साथ में मौजूद लेंगे, जहां पर चुनावी समर को जानने की कोशिश उन पदाधिकारियों के द्वारा की जाएगी। शाम को अजमेर भी जाएंगे सीएम और फिर पुष्कर में अजमेर, नागौर और राजसमंद सीट को लेकर भी बैठक करेंगे। साथ ही इस बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 3 जिले के दौरे पर। और इस बीच कोटा से भी बड़ी खबर आ गई है जो आपको बताते चले, जहां पर कोचिंग छात्रा के अपहरण मामले में अपडेट आया है निकल के कि 30 घंटे के बाद भी छात्रा का कोई सुराग नहीं लगा। छात्रा की सूचना देने पर पुलिस ने 20,000 का इनाम तक घोषित कर दिया है और इसके बाद जब 30 घंटे बीत गए और पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं लगा, इस वजह से छात्रा के परिजनों का गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा है। देश के 3 बड़े शहरों में पुलिस की जो टीमें गठित की गई थी वो पहुंच चुकी। पिता को बदमाशों ने धमकी दी थी 30 लाख रुपए की और कहा था कि अगर फिरौती नहीं मिली तो बेटी का कटा हुआ सर यानी लाश भेजा जाएगा। तो इस वजह से परिजन हो गए परेशान। फिर तलाशी अभियान शुरू। पुलिस को जैसे मिली जानकारी, टीमें गठित करके कई जगह पर पुलिस सर्च अभियान चला रही है, लेकिन 30 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया छात्रा का और जिस वजह से परेशानी परिजनों की बढ़ती चली जा रही है और साथ ही गुस्सा भी। दस से 15 बाकी हैं, यानी कि 10 सीटें राजस्थान में बीजेपी की और 15 सीटें कांग्रेस की। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में नामांकन शुरू हो गया, लेकिन प्रदेश की 25 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नजदीक है पहला फेज। 25 सीटों पर फंसा पेच, दावेदारों की धड़कन तेज। राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। इनमें से 12 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा, वहीं 26 अप्रैल को 13 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीट शामिल है। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 26 अप्रैल को जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, अजमेर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर सीटों पर मतदान होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों की एक-एक सूची जारी कर चुके हैं। इनमें बीजेपी ने 15 और कांग्रेस ने 10 योद्धाओं को राजस्थान के रण में उतार दिया है। कांग्रेस के 10 में से 6 प्रत्याशी पहले चरण में चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने जिन 15 नामों का ऐलान किया उनमें से भी 6 प्रत्याशियों के चुनाव पहले चरण में होने हैं। इनमें बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अलवर से भूपेंद्र यादव, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया, भरतपुर से रामस्वरूप कोली, सीकर से सुमित्रानंद सरस्वती और नागौर से ज्योति मिर्धा के नाम शामिल हैं। तो वहीं बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने 15 सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों के नाम के पत्ते नहीं खोले हैं। श्रीगंगानगर, इस सीट पर फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। हालांकि बीते 2 लोकसभा चुनाव से ये सीट बीजेपी के नाम रही है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी इस बार यहां से अपना टिकट बदल सकती है। झुंझुनू,
कांग्रेस ने इस सीट पर अपने मौजूदा विधायक ब्रिजेंद्र ओला को टिकट दिया है। ओला इस सीट के लिए सबसे मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अब तक इस सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। सीकर बीजेपी ने यहां मौजूदा सांसद स्वामी सुमेधानंद को फिर से मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने यहां का टिकट होल्ड पर रखा है। माना जा रहा है कि अगर सीपीएम और कांग्रेस में गठबंधन हुआ तो यहां कांग्रेस को फायदा पहुंच सकता है। जयपुर ग्रामीण सीट, इस सीट पर दोनों ही दलों ने अब तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। बीजेपी ने जयपुर ग्रामीण सीट से जुड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता लालचंद कटारिया को पार्टी में शामिल कर लिया है। संभावना है कि कटारिया इस सीट पर चुनाव लड़े। वहीं कांग्रेस यहां किसी युवा चेहरे पर दांव खेल सकती है। जयपुर, यहां भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। यहाँ बीजेपी के रामचरण बोहरा वर्तमान में सांसद हैं, जो लगातार 2 बार बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं। करौली धौलपुर, यहाँ भी दोनों ही प्रमुख दलों ने अब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया। मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया बीजेपी से हैं, लेकिन इस बार यहाँ टिकट बदलने की संभावना जताई जा रही है। दौसा सीट पर कांग्रेस अपने मौजूदा विधायक मुरारी लाल मीणा को मैदान में उतार चुकी है। वहीं बीजेपी इस बार यहां पर टिकट बदलने की तैयारी में है। मौजूदा समय में बीजेपी की जसकौर मीणा यहां से सांसद है। नागौर लोकसभा सीट इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में फंसती नजर आ रही है। बीजेपी ने यहां ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस को जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। इस क्षेत्र के कद्दावर जाट नेता हनुमान बेनीवाल भी इस लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने का मन बना चुके हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का यहां पर मजबूत जनाधार है। पहले चरण के मतदान में सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है और इन सीटों पर टिकट फाइनल न होने से दोनों ही दलों के दावेदारों में टेंशन बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले, सीए मामले में राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला आ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीए मामले में राजस्थान सरकार का क्या बड़ा फैसला है वो आपको बताते हैं। दरअसल सीए मामले में राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला आया। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस लेने का राजस्थान सरकार ने लिया है फैसला। अशोक गहलोत की सरकार ने सीए के खिलाफ दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जिसको अब मौजूदा राजस्थान सरकार ने उस याचिका को वापस लेने की बात कही है। लेकिन वर्तमान भजनलाल शर्मा की सरकार ने याचिका वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी है। राजस्थान की सरकार नहीं करेगी सीए का सुप्रीम कोर्ट में विरोध। राजस्थान सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल शिव मंगल शर्मा की तरफ से सीए के खिलाफ दाखिल याचिका को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, सीए मामले में राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला आया है। अशोक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीए के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, लेकिन अब सीए का जब नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है, मौजूदा में बीजेपी की सरकार है, भजनलाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने सीए के खिलाफ जो याचिका दाखिल की थी उसको वापस लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी है। बड़ी खबर आपको सीए से जुड़ी इस वक्त की राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला इस वक्त बता रहे हैं। तो सीए मामले में राजस्थान सरकार का यह बड़ा फैसला आया है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से सीए का अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस खबर पर हमारे संवाददाता सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, राजस्थान सरकार का सीए मामले में बड़ा फैसला आया है। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान सरकार का ये बड़ा फैसला है क्योंकि तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने सीए के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और इसका विरोध किया था और ये कहा था कि सरकार जो सीए लेकर आ रही है उसका राजस्थान सरकार विरोध कर रही है। लेकिन अब एक राजस्थान सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। भजनलाल शर्मा जो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से याचिका दाखिल करके ये कहा गया है कि जो सीए को लेकर राजस्थान सरकार की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी कि वो इसके खिलाफ
खिलाफ है, लेकिन अब फिलहाल राजस्थान सरकार इसका विरोध नहीं करके इसके पक्ष में है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि हम अपनी उस याचिका को वापस लेना चाहते हैं जिसमें हमने सीए के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। तो ये निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ा कदम है, क्योंकि अब राजस्थान सरकार सीए के पक्ष में फिलहाल याचिका दाखिल करके सरकार के द्वारा जो लिया गया फैसला है उसका समर्थन कर रही है। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि जहां कई राज्य सरकारें फिलहाल सीए का विरोध कर रही हैं, जिसमें बात करें पश्चिम बंगाल की, ऐसे में राजस्थान सरकार की तरफ से उठाया गया ये बड़ा कदम है। बिल्कुल। और सुशील, क्या इस बड़े कदम से नेक्स्ट कदम क्या होगा वो भी इंडिकेट कर रहा है क्या, वो भी इशारा दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में कल इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जो केंद्र सरकार के द्वारा फैसला लिया गया था उस पर किसी भी तरीके से रोक लगाने से मना किया, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से भी अब सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले का समर्थन किया गया है। और निश्चित रूप से जो याचिका वापस लेने की बात कही गई है, ऐसे में यह माना जा सकता है कि अब राजस्थान सरकार भी केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए फैसले में एक साथ खड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में नजर आएगी। बिल्कुल सुशील, अभी हमने देखा हालिया में उत्तराखंड ऐसा राज्य बना जहां पर सीए लागू किया जा सका। अब नोटिफिकेशन, जब अर्जी दी गई है उस याचिका के खिलाफ, तो क्या राजस्थान में भी सीए लागू जल्द ही किया जा सकता है? क्या ये भी बड़ा फैसला आ सकता है इस फैसले के आधार पर? जी देखिए, साफ तौर से कि अब जब राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रही है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार कहीं ना कहीं ये बता रही है कि वो सीए के फेवर में है। और निश्चित रूप से राजस्थान में भी अगर सीए को लेकर नागरिकता की आवश्यकता होगी, जो लोग वहां पर रह रहे होंगे, जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं, तो राज्य सरकार उनका पूरा समर्थन करेगी और उन्हें बाकायदा नागरिकता भी प्रदान करेगी। इसीलिए ये याचिका दाखिल करके ये इंडिकेशन दिया गया है कि राजस्थान सरकार भी तमाम वो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी जिनको फिलहाल धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया गया, अब भारत सरकार के साथ साथ राजस्थान सरकार भी उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, बड़ी खबर इस वक्त की आपको यही बता रहा है कि सीए मामले में जो गहलोत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, उसके खिलाफ उस याचिका को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भजन लाल सरकार ने दी है अर्जी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक ले, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर आपको बताते चले कि अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन पुलिस के द्वारा लिया गया। शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बिजली के सामानों की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। पंजाब से गुजरात और मुंबई में इस तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था। अवैध शराब से भरा कंटेनर भी जब्त किया गया है, चालक भी अरेस्ट कर लिया गया है। यहां तक कि कंटेनर से अवैध शराब से भरे 865 कार्टून बरामद किए गए हैं। जब्त की गई शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पुलिस की कार्रवाई भी तेज होती जा रही है, चाहे वो अवैध शराब हो, डोडा पोस्ट हो, तमाम जगह पर पुलिस अब अपनी पैनी निगाहें टिकाई हुई है। तो आप देखिए कि अवैध शराब से भरा कंटेनर जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, शराब माफिया के खिलाफ भी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और लोकसभा के सियासी समर में एक तरफ शक्ति पर संघर्ष चल रहा है, तो दूसरी तरफ महिला शक्ति बीजेपी से टिकट की आस कर रही है। और उम्मीद ये की जा रही है कि बीजेपी अब अपनी दूसरी लिस्ट में नारी शक्ति को निराश नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी, रिपोर्ट देखिए। महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण, ये मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी के शक्ति पर दिए बयान के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि उनके लिए नारी शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। उनकी रक्षा के लिए वो जान की बाजी लगा सकते हैं। ऐसे में महिला नेताओं की उम्मीदें बढ़ना लाजमी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में जहां एक महिला उम्मीदवार को टिकट दिया गया, वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि दूसरी लिस्ट में बीजेपी ज्यादा महिलाओं को मौका दे सकती है। महिलाओं को बहुत उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना है, ऐसा माना जा रहा है और पार्टी भी बहुत प्राथमिकता दे रही है सभी महिलाओं को। तो मुझे लगता है कि इस बार की जो लिस्ट आनी है उसमें काफी सारे नाम महिलाओं के भी होंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बाकी 10 सीटों में से 4 पर महिला उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है। जिन महिला उम्मीदवारों को टिकट का दावेदार माना जा रहा है, उनमें झुंझुनू से जिला प्रमुख हर्षडी कुलहरी, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, जयपुर ग्रामीण से राखी राठौर, टोंक सवाई माधोपुर से सुनीता बैंसला,
दिल्ली प्रदेश की प्रभारी अलका गुर्जर, जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर, दौसा सांसद जसकौर मीणा की बेटी अर्चना मीणा, पूर्व विधायक गोलमा देव, जसकौर मीणा, करौली के प्रधान रही इंदु जाटव, शीला चंदन जाटव, सांसद मनोज राजौरिया की पत्नी सुनीता राजौरिया को भी टिकट दिया जा सकता है। अजमेर की जिला प्रमुख रही सरिता गैना को भी टिकट का दावेदार माना जा रहा है। अच्छी उम्मीदें पूरी महिला शक्ति कर रही है और हमने तो उम्मीद ही नहीं ये पूरा किया है। मोदी जी ने हमारे सपनों को साकार किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 2029 तो हमारा अपना हो गई होगा पूरी तरह से, लेकिन इस बार भी पूरी आशा है कि महिलाओं को आने वाली 10 टिकटों में से बहुत अच्छे नंबर पर टिकट मिलेगा। बीजेपी के इन महिला नेताओं को भरोसा है कि उन्हें दूसरी सूची में पर्याप्त टिकटें मिलेंगी और पीएम मोदी उन्हें निराश नहीं करेंगे। बीजेपी पर महिलाओं को टिकट देने का दबाव है और पार्टी भी आधी आबादी को निराश नहीं करना चाहती। इसलिए माना यही जा रहा है कि झुंझुनू, टोंक सवाई माधोपुर और दौसा में बीजेपी महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। नारी शक्ति अधिनियम के पारित करने के बाद महिलाओं का बीजेपी की तरफ जिस तरह से झुकाव बढ़ा है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि बीजेपी इस वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए किसी भी सूरत में उन्हें निराश नहीं करेगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और महाराष्ट्र की सियासत में एक अलग ही लड़ाई सामने आ गई है। ये युद्ध है एक पिता और एक बेटे के बीच। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर फिलहाल शिंदे गुट की शिवसेना से आने वाले गजानन कीर्तिकार सांसद हैं और उनके बेटे अमोल कीर्तिकार को इसी सीट से उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यानी कि राजनीति के इस जंग में अब पिता और पुत्र आमने सामने आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की लड़ाई में पिता पुत्र सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र की उत्तर पश्चिम सीट से एक तरफ शिंदे गुट से पिता सांसद हैं, तो दूसरी तरफ से इसी सीट पर बेटा उद्धव गुट की तरफ से मैदान में अपनी ताकत दिखाते नजर आ रहा है। यानी इस चुनावी लड़ाई में नजारा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर हैं, जो शिवसेना में बगावत होने के बाद शिंदे गुट के साथ हो लिए थे, लेकिन उनके बेटे अमोल कीर्तिकर उद्धव के साथ ही रह गए और मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर के ही नाम का ऐलान किया। मेरे पिताजी शिंदे गुट के साथ में है और वही टाइम मैंने निर्णय लिया है कि मुझे ठाकरे जी के साथ में रहना है। बाला साहब के विचार आगे लेके जाने के लिए और उद्धव जी का जो नेतृत्व है वो हमको सबको मान्य है और आदित्य साहब के जो कि डेवलपमेंट के जो विचार है उसको आगे लेके जाने के लिए मैं ठाकरे जी के साथ में हूँ। मैं अमोल को यही बोला कि अगर आपको यहाँ से लड़ाते तो आप अपने पार्टी को बोलो कि मैं पिताजी के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, प्रचार नहीं करूंगा। उसके लिए भी अमोल तैयार नहीं है। तो अभी मेरे पास पर्याय एक ही है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूं और मैंने तय किया। सियासी लड़ाई में पिता और पुत्र के बयानों से साफ है कि मैदान में तलवारें खिंच चुकी हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में अमोल कीर्तिकर के पिता गजानन कीर्तिकर ने दावा किया कि वो बेटे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन प्रचार वो महायुति के ही उम्मीदवार का करेंगे। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि उन्होंने शायद ऐसा बोल दिया है कि मेरे बेटे के सामने मैं खड़ा नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे तो ये बात उन्होंने कभी कही नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है उद्धव साहब ने, वो जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा और उसके लिए मैं जो भी सामने से उम्मीदवार आएगा उनके सामने में राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ मैं लड़ूंगा। मेरे पास पर्याय था कि अमोल ओबाटा छोड़ के इधर आना चाहिए शिंदे साहब के साथ, जो मैं आया, और यहाँ से टिकट अगर लड़ना चाहता है तो शिंदे साहब ने उसको उम्मीदवारी दी होती, लेकिन आता नहीं है ये। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर सांसद गजानन कीर्तिकर का दबदबा है। वो 5.5 लाख से ज्यादा वोट पाकर शिवसेना से विजयी हुए थे, लेकिन अब वो शिंदे गुट के साथ हैं और महायुति के उम्मीदवार के प्रचार का दावा भी कर रहे हैं। यानी लोकसभा चुनाव में उद्धव गुट के उम्मीदवार यानी उनके बेटे अमोल के लिए मुंबई की उत्तर पश्चिम की लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है। और अब खबर चित्तौड़गढ़ से है। वन रक्षक के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला आया है सामने। लापता वन रक्षक विनोद कुमार के परिजनों के द्वारा राजूआसर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। परिजनों ने बताया कि वन रक्षक विनोद कुमार निवासी हनुमानगढ़ वन विभाग में बिरथरवाल रेंज में पदस्थापित है और 16 मार्च से ही वह लापता चल रहा है।
परिजनों ने वन विभाग के रेंजर संदीप लॉयल पर वन रक्षक विनोद कुमार को तंग और प्रताड़ित करने और 2 महीने तक ड्यूटी पर अनुपस्थित दिखाने और वेतन रोक प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। खबर उदयपुर के गोगुंदा से है, जहां पर आग लगने से लाखों रुपए की वन संपदा जलकर खाक हो गई। 50 एकड़ में फैले पौधारोपण कोट में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन जो पौधे 32 लाख के लगाए गए थे वो आग की चपेट में आ गए। 25,000 पौधे लगाए गए थे, जो उसको आग ने अपनी आगोश में ले लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है न्यूज़ 18 राजस्थान। देख सकते हैं कि कैसे खेत में आग लग गई। जैसे ही ग्रामीणों को सूचना लगी, तुरंत ग्रामीण पहुंचे, आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन 32 लाख रुपए के जो पौधे लगाए गए थे वो जलकर खाक हो गए। जालौर के भीनमाल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,83 लाख की नशीली दवाओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ज्ञानचंद यादव ने कहा है कि डीएसटी टीम और भीनमाल पुलिस ने निम्बावास गांव में आरोपी छगना राम के घर से 46,000 नशीली टैबलेट बरामद की है। 46,000। पूछताछ में खुलासा यह भी हुआ कि मोबाइल पर ऑर्डर लेता था और जोधपुर के एक व्यक्ति से नशीली दवाइयां खरीदता था। 46,000 नशीली जो टैबलेट है वो बरामद किया गया है। भीनमाल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1,83 लाख रुपए उसकी कीमत बताई जा रही है। घर में ही रखी थी 46,000 टैबलेट। मोबाइल पर ऑर्डर लेता था, नशेड़ियों से ऑर्डर लेता था ये। और चलिए पाली से खबर बता दें, जहां पर सदर थाना पुलिस ने पनिहारी चौराहे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ की सिंथेटिक ड्रग्स यानी कि एचडी बरामद की है। पुलिस ने उदयपुर से बस में आए जोधपुर के पिपाड़ सिटी के कोसाना गांव में रहने वाले सोहन लाल मालिक को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। यही वो सोहन लाल है। फिलहाल पुलिस की छानबीन में खुलासा ये हुआ कि यह एमडी ड्रग्स मणिपुर के लैब में तैयार की जाती है, जहां से देश भर में सप्लाई की जाती है। मणिपुर से नीमच और उदयपुर के रास्ते ड्रग रैकेट जोधपुर तक फैला हुआ है। तो नशीले पदार्थ पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। संदिग्ध व्यक्ति है जो बैग लेके खड़ा, उस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे, उस व्यक्ति को डिटेन किया। उसने अपना नाम अशोक कुमार निवासी कोसाना जिला कोसाना थाना पिपाड़ सिटी जिला जोधपुर ग्रामीण होना बताया। उसकी तलाशी ली तो उसके पास बैग में 4 पैकेट्स अलग अलग पार्सल जिसमें एमडी ड्रग्स मिला, जो करीब तोलने पर 1 किलो 432 ग्राम हुआ। तो उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई है। श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्की में आज एकादशी के दिन भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। फागुन मास की एकादशी को बाबा श्याम के दर्शन का विशेष महत्व और इसी वजह से आज देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम पहुंचे हैं। आज बाबा श्याम नगर भ्रमण करेंगे और भक्तों को दर्शन देने खुद बाहर आएंगे। बाबा की रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। बताते चले कि फागुन मास की एकादशी को 10 दिवस से मेले का आज मुख्य मेला है। माना यह जा रहा है कि पूरे दिन में 15 से 20 लाख श्रद्धालु खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन करेंगे।